हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आप सबका द केसी नंदन एकेडमी में स्वागत है। आज हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फर्स्ट। ये आपका महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के एलएलबी कोर्स के अकॉर्डिंग चलेगा। इसका जो सिलेबस है इसकी हम अलग से ओवरव्यू वीडियो बना चुके हैं और ये मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए। अगर होगा तो मैं इसमें लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पर जाके ओवरव्यू देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा और क्या क्या हमें पढ़ना रहेगा। काफ़ी बड़ा हमारा सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फर्स्ट का, तो वो हम धीरे धीरे टॉपिक वाइज टॉपिक इसको करते चलेंगे। ठीक है, तो पहली क्लास है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फर्स्ट, बेसिक लेके चलेंगे। टॉपिक फर्स्ट भी बेसिक को ही लेकर है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फर्स्ट यूनिट फर्स्ट किसकी बात करती है? इसका टॉपिक 1 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? सिंपल सा हम जो है हमारे संविधान के क्या क्या विशेषता है वो हम इसको देख के इसमें चलेंगे। तो समय बचाने के लिए थोड़ा सा मैंने इंडेक्स इसका दे रखा है, देखते हैं। तो इसमें करीब 12 पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इससे कम भी पढ़ सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा भी आप इसमें जोड़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए। तो जो पहला रहेगा वो रहेगा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का सबसे ही बड़ा संविधान किसका है? भारत का संविधान है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। तीसरा पॉइंट कहता है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब क्या ये संसदीय रूप में इसकी सरकारें चलती हैं। ये क्या है? रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल है। रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, लचीला भी है और ये कठोर भी है। ये सब क्या है हम इसको आगे टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। ये आपको मूल अधिकार के बारे में बताता है, जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि राज्य के नीति के निर्देशक तत्व कि कौन कौन से आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं जो हमारे राज्य जो है कोई भी विधि बनाने के उसमें जो है उसको फॉलो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अब फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। देखो हमारे क्या है, हमारे इसमें ये भारत में कि जो शक्तियां हैं वो जो है हमारी केंद्र और राज्यों में बटी हुई है। ठीक है, भले ये शक्तियां बटी हुई हैं बट क्या है कि जो आपके राज्य की जो शक्तियां हैं वो क्या है केंद्र की तरफ जो है खिंचती हैं। क्या है ये पूरा कंसेप्ट हम समझेंगे धीरे धीरे। अडल्ट सफरेज, मतलब कि जो आपके 18 प्लस के जो लोग होते हैं वो आपके मतदान कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, ये उसकी बात करता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो जो आपकी जुडिशरी है, जो आपका न्याय जो आपकी प्रणाली है वो जो है क्या है इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। एक होता है ना कि किसी के ऊपर कोई बॉस होता है, जैसे कि कोई पुलिस वाला है, पुलिस वाले के ऊपर उसका जो थाना अध्यक्ष होता है तो वो उसके ऊपर होता है, उसके ऊपर कमिश्नर होता है। तो क्या है जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी के ऊपर और कोई नहीं है ना। जैसे होता है कि एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव किससे कंट्रोल हो रही है? वो लेजिस्लेटिव से कंट्रोल हो रही है। अगर लेजिस्लेशन ने कोई विधि बनाई है, अगर आपके विधायिका ने कोई कानून बनाया है, कोई लॉ बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा वो आपका एग्जीक्यूटिव चलेगा। बट क्या है इंडिपेंडेंट जो आपकी जुडिशरी है वो थोड़ा सा क्या है इंडिपेंडेंट है कि आपने लॉ बनाया है, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसको जो है न्याय दिलवाने का जो काम है वो सब कौन करेगा? वो आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वो जुडिशरी का काम रहेगा और वो किसी से बंधा हुआ नहीं है। ठीक है, पढ़ेंगे इसको आगे। सेकुलर स्टेट, जो आपका पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। यहाँ पे एक ही जो है नागरिकता चल रही है, सिंगल सिटीजनशिप चलती है। अनलाइक जो आपका अमेरिका में चलता है, वहाँ पर आपको अमेरिका की भी सिटीजनशिप चाहिए होती है और वहाँ पे जो है आपकी जो किस कंट्री से बिलोंग करते हो वो भी आपकी सिटीजनशिप होनी चाहिए। सपोज आप ब्राज़ील में रहते हैं तो आपके पास अमेरिका की नागरिकता भी होनी चाहिए और जो प्लस उस ब्राज़ील देश की भी आपके पास नागरिकता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो जैसा आपके मूल अधिकार है ऐसे आपके मूल कर्तव्य भी हैं। ठीक है, तो ये आपका हम इस क्लास में पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे सिंपल रखेंगे इस क्लास को और जो है छोटा रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1 का टॉपिक 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत के संविधान की मुख्य विशेषता है।
एक ही बात है। सबसे पहला है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है, वो भारत का है। देखते हैं इसमें आर्टिकल्स, जब ये हमारा संविधान बना था उस टाइम पे 395 इसमें आर्टिकल्स थे, मतलब 395 अनुच्छेद थे, जो कि कितने पार्ट में बटा हुआ था, जो कि 22 पार्ट्स में बटा हुआ था, है ना। और इसके बाद एक अनुसूचियाँ होती, मतलब स्केड्यूल्स होते हैं। स्केड्यूल्स, कितने स्केड्यूल्स थे, 8। तो ये 3 पार्ट में बता दिया हमने कि इसमें जब संविधान लागू हुआ था तब 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स में बटे हुए थे, और इसमें 8 अनुसूचियाँ थी, 8 स्केड्यूल्स थे। बट अब कितना है, अब ये आर्टिकल्स बढ़ के हो गए हैं 448। अगर आप अपना बेयर एक्ट देखेंगे, ठीक है, एक और बात, आप अपना बेयर एक्ट लेके बैठिए, क्योंकि जो मैं समझा रहा हूँ अगर आपको पुष्टि करनी हो, उसको ऑथेंटिसिटी चाहिए, तो आप उसमें बेयर एक्ट में आप टैली कर सकते हैं। और हिंदी में थोड़ा बहुत गलतियाँ हो सकती हैं, तो एक बार आप उसको भी देखते चलिए। बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ नॉर्मली आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब क्या है, अब 448 आर्टिकल्स हैं। अगर आप बेयर एक्ट देखेंगे तो वहाँ पर आपको आखिरी जो अनुच्छेद मिलेगा देखने को, वो आपको 395 ही दिखेंगे। पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ 448, मैं बताता हूँ आपको कि जैसे कोई आर्टिकल है तो क्या उनके बीच में कुछ आर्टिकल्स जुड़े हैं, कुछ आर्टिकल्स हटे हैं, कई सारे आर्टिकल जुड़े हैं। जैसे कि आपका 279 हो गया, फिर उसके बाद आता है 280, तो इनके बीच में एक आर्टिकल जोड़ दिया गया है, जैसे कि 279A जो कि आपका जीएसटी से रिलेटेड है। ऐसे ही आपका 269A हो गया आपका, और 35A हो गया। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं, तो अगर हम उनको सबको काउंट करें तो 448 आपके आर्टिकल्स हो गए हैं, जो कि अब कितने पार्ट्स में बटे हुए हैं, 25 पार्ट्स में अब आपके ये बटे हुए हैं, ठीक है। और अनुसूचियाँ जो स्केड्यूल्स थे ये 8 से बढ़ के हो गए हैं 12, ठीक है। अब ये सब क्या होते हैं, जब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे इसको हम समझते चलेंगे, है ना। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब ये एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य की स्थापना करता है। अब ये सब होते क्या क्या है, इसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है सॉवरेन। सॉवरेन एम्फेसाइजेस दैट इंडिया इज नो मोर डिपेंडेंट अपॉन आउटसाइड अथॉरिटी, कि अब जो हमारा भारत है ना, पहले क्या था कि ब्रिटिश राज्य था तो हम उसके अधीन आते थे, हम उनके कॉलोनी थे। बट अब क्या है, अब इंडिया इंडिपेंडेंट है, अब वो अपने आप में संपूर्ण संपन्न है, अब वो किसी के जो है ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इंडिया क्या है, अपने आप में सॉवरेन है, वो अपने निर्णय खुद ले सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका सॉवरेन। तो इंडिया क्या है, एक सॉवरेन कंट्री है। नेक्स्ट आता है आपका सोशलिस्ट। क्या कहता है, द वर्ड सोशलिस्ट हैज नो डेफिनेट मीनिंग, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होल्ड फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये विश्वास करता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, एक हो गया आपका पब्लिक सेक्टर, एक हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर। तो सोशलिस्ट कहता है कि यहाँ पे देखिए पब्लिक सेक्टर तो चल ही रहा है, जो कि आपके गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है, उसके साथ साथ आप अपना निजी जो आपका है, तो आप अपना प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आप चलाते रहेंगे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि आपका रोडवेज चलती है, तो आपका गवर्नमेंट की जो है बस चला रखी है, तो इसमें क्या है, इसमें प्राइवेट जो आपकी बसें हैं वो भी इसमें चलेंगी, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें चलेगा। इसी से कहीं प्रभावित होकर आपका PPP आपका फॉर्मूला चलता है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना। तो ये आपका हो गया सोशलिस्ट कंट्री। एक केस है इसमें DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टर्म सोशलिस्ट implies a system of government in which means is controlled by the state। तो ये सोशलिस्ट है क्या, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ये एक सरकार की प्रणाली है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें जो जितने भी संसाधन हैं, जो भी इसमें मीन्स हैं, वो कौन कंट्रोल करता है, वो आपकी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ना। नेक्स्ट चलते हैं, वैसे सिंपल है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका सेकुलर, मतलब पंथ निरपेक्ष, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि गवर्नमेंट का खुद का वो कोई रिलीजन नहीं होगा, और कोई भी इसके सामने कोई मैटर आता है, ठीक है, कोई भी मुद्दा आते हैं, तो उसमें वो धर्म को लेकर क्या रहेगा, वो निष्पक्ष रहेगा या फिर वो न्यूट्रल रहेगा। तो वो ये नहीं दिखेगा कि अच्छा ये
इस रिलीजन का है या फिर ये इस रिलीजन का है तो मैं इसके फेवर में करूँ। तो क्या है ये कहता है कि अगर कोई भी मैटर आता है रिलीजन को लेकर तो वो क्या कहता है उसमें न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, इसमें केस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये कहता है कि जो आपका सेकुलरिज्म है ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, ये आपका बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या सीन है, ये आपको जो है अच्छे से सीखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट्स में। और ये जो फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट है वो आपका आएगा सेकंड सेमेस्टर में, मतलब अगले सेमेस्टर में आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड के अंडर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर रखा है, जो आपको फर्स्ट में देना चाहिए था उन्होंने सेकंड में दे रखा है, और जो सेकंड में देना चाहिए था वो आपको फर्स्ट में दे रखा है। एनीवे इंडिपेंडेंट कंसेप्ट है तो थोड़ा बहुत चल जाएगा। ठीक है, तो सेकुलरिज्म क्या कहता है कि अगर कोई भी मैटर आता है तो धर्म को लेके जो है वो क्या है न्यूट्रल रहेगा, वो किसी का भी पक्षपात नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, तो इसको भी आप रेफर करेंगे तो अच्छा रहेगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। ये कहता है डेमोक्रेटिक मीन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल और बाय द पीपल। ठीक है, ये हमारे अब्राहम लिंकन थे अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट। तो उन्होंने डेमोक्रेसी को समझाते हुए क्या कहा था उन्होंने कि ये एक ऐसी सरकार है जो लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों की सरकार होती है। ठीक है, कि जैसे कि आप और मैं हो गए तो हमने क्या करा, हमने मिलके एक सरकार बनाई। ठीक है, तो ये हो गया ऑफ द पीपल, तो ये हमारी सरकार है, हमारे ही लिए है, और क्या है ये हमारे द्वारा है। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी की इन्होंने डेफिनेशन दी थी। और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि यहाँ पे लोगों के द्वारा सरकार चुनकर आती है। ठीक है, थोड़ा बहुत ये कंसेप्ट मिलता है आपका रिपब्लिक या फिर गणतांत्रिक राज्य से। रिपब्लिक क्या होती है, देखो पहले क्या था, हमने कंसेप्ट देखा था कि राजा का बेटा ही कौन बनेगा, राजा बनेगा। ठीक है, रिपब्लिक कहता है कि ये जो आपका हेरिडेटरी मोनार्च है, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये खत्म करते हैं, अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका राजा होगा, जो हेड होगा स्टेट का, जो उसका स्वामी होगा, वो किसके द्वारा चुना जाएगा, वो जो है लोगों के द्वारा चुना जाएगा। अब सबके सब मिलके जिसको वोट देंगे तो वो ही जाके जो राजा बनेगा। ठीक है, भले ही वो इनडायरेक्टली चुना जाता है, जैसे कि हमारे देश में कौन चुना जाता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति सीधे तौर पर नहीं चुना जाता है, वो इनडायरेक्ट तरीके से कि हमने अपने एमएलए एमपी चुने और बाद में वो क्या है आपस में इलेक्शंस करके वो क्या करते हैं, वो प्रेसिडेंट को बनाते हैं। वो आपका आगे आएगा टॉपिक प्रेसिडेंट का, तो उसमें देखेंगे कैसे इनके चुनाव होते हैं। तो कौन चुनता है, ये हम चुनते हैं। ठीक है, राजा का बेटा राजा यहाँ पर नहीं बनेगा, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे कौन चुनेगा इसको, ये चुनेगा जो है जनता का काम है सारा। रिपब्लिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका थर्ड, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की संसदीय रूप। ठीक है, तो भारत में क्या है, भारत में जो है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसमें दे रखा है। देखिए हमारे इसमें जो है तीन आप हमारी जो है बॉडी पार्ट है, इसमें पार्लियामेंट के तीन पार्ट हैं, एक आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हम पार्लियामेंट की, तो ये हमारे तीन पार्ट में बटा हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, है ना। तो पार्लियामेंट का काम क्या है, पार्लियामेंट क्या है आपका लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो इसका काम क्या है, देखो जहाँ पे मैं बात करता हूँ लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब इसका काम क्या है, कहीं ना कहीं लॉ बनाने से है। एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात करता हूँ तो मतलब उसको लागू करवाने की बात है। अगर मैं जुडिशरी की बात करता हूँ तो उसका पालन करवाने की बात है, उसमें न्याय करने की बात होती है। तो जो आपका लॉ बनता है, जैसे कि बिल होते हैं, बिल पास हो गया फिर वो बन जाता है लॉ। कभी अभी रिसेंटली आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सीसीबी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, तो काफ़ी इश्यू मतलब हाईलाइट रहता है टॉपिक। तो सीसीबी था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, जब वो पास हो गया तो वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। तो बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, वो हम आगे जब इसमें बिल पढ़ेंगे, एक्ट पढ़ेंगे तो इसमें हम
समझेंगे। अभी फिलहाल हम ये समझते हैं कि हमारे भारत में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, इसमें लोकसभा है, इसमें राज्यसभा है और इसमें राष्ट्रपति है। लोकसभा, कोई भी बिल होता है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी में भी आ सकता है। अगर मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, ठीक है, अगर इस टाइप के बिल है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आएंगे। अगर बजट, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल अगर इन सबसे रिलेटेड नहीं है तो वो लोकसभा में भी आ सकता है बिल और राज्यसभा में भी आ सकता है। ठीक है, फिर जब एक हाउस में गया बिल, फिर वो जाता है दूसरा हाउस में, फिर वो भी जब पास कर देता है तब वो जाता है राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तब वो बिल बन जाता है एक्ट। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पढ़ेंगे तो वो। ठीक है, एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट। द एसेंस ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। The president in the constitutional is the constitutional head of the state. The real executive power is vested in the council of minister. अब देखिए यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हो रही है, मतलब कि मंत्रिमंडल, उसमें हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है, जैसे कि जो एग्जीक्यूटिव, जैसे कि होता है ना कि वॉर घोषित करनी है या फिर कोई हमला करना है या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव वर्क होता है, वो कौन करता है, वो आपका राष्ट्रपति करता है। बट कहने को तो राष्ट्रपति करता है, बट उसके पीछे जो रियल पावर जो एक्सरसाइज करता है कौन करता है, वो आपको मंत्रिमंडल करता है, जिसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इसी वजह से जो आपका राष्ट्रपति होता है उसको हम कहते हैं रबर स्टैम्प, कि वो सिर्फ कहने का राष्ट्रपति है, बट उसके जो सारे काम है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो आपका मंत्रिमंडल कर रहा है। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर टू द लोअर हाउस, मतलब लोकसभा। तो जो आपका मंत्रिमंडल है वो किसको आंसरेबल है, किसको जवाबदेही है, वो लोकसभा को जवाबदेही है। द मेंबर ऑफ लोअर हाउस आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, गवर्नमेंट देयरफॉर कॉल्ड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो जो आपके लोकसभा जो होते हैं, मंत्री होते हैं उसके, वो कौन चुनकर किसके द्वारा चुने जाते हैं, वो आपके डायरेक्टली हमारे द्वारा चुने जाते हैं। जब हम वोट देते हैं तो हम लोकसभा के हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, इसलिए वो जो है लोकसभा के जितने भी बाकी मेंबर हैं उनको रेस्पॉन्सिबल होता है मंत्रिमंडल। ठीक है, तो ये हमारा सरकार का संसदीय रूप था, सिंपल सा है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। नेक्स्ट आता है आपका यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये कठोर और लचीला दोनों है। अब इसको समझते हैं। मैंने एक बात करी रिजिडिटी, एक बात करी मैंने फ्लेक्सिबल, मतलब कठोर भी है और ये लचीला भी है। हम ये किस जो है साइंस में बात कर रहे हैं, किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, देखते हैं। जो रिजिडिटी, देखो वो संविधान रिजिड वो होता है जिसको संशोधित करना या फिर जिसको अमेंड करना या फिर बदलना आसान नहीं होता। तो अगर कोई भी हमारे पास एक लॉ है, अगर हम उसको एकदम से बदल सकते हैं तो वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो हमारा जो संविधान है हम इसको एकदम से नहीं बदल सकते, इसलिए वो कठोर है। अगर बदलना है तो बहुत बड़ा प्रोसीजर है, इसको भी मनाओ, उसको भी मनाओ, सबको मनाओ, जब सब मान जाएंगे तब जाकर तुम उसको संशोधन कर पाओगे। तो काफ़ी कठोर कर दिया हमने इसका प्रोसेस। तो ये क्या है, रिजिड है। बट कुछ मामले ऐसे हैं कि जिसको सिर्फ एक आध जने को मनाओ वो मान जाएगा, तो इसको अमेंड कर सकते हैं। तो उस सेंस में हमने इसको कहा है फ्लेक्सिबल। तो कुछ पार्ट जो है इसका फ्लेक्सिबल है, कुछ पार्ट इसका क्या है, रिजिड है। तो ये एक ऐसा मिक्सचर है इसलिए हम कहते हैं इसको कि यहाँ पे यूनिक ब्लेंड है कि ये फ्लेक्सिबल भी है और ये रिजिड भी है। ठीक है, सिंपल सा है। ये आपका जुड़ता है किससे, अमेंडमेंट से। अमेंडमेंट आगे टॉपिक आएगा 368 आर्टिकल में, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे कि हम इसको कठोर क्यों कह रहे हैं, किन किन आर्टिकल्स की वजह से हम इसको कठोर कह रहे हैं और किन किन आर्टिकल्स की वजह से हम इसको लचीला कह रहे हैं, कि कौन कौन से आर्टिकल एकदम से संशोधित हो सकते हैं और कौन कौन से एकदम से संशोधित नहीं हो सकते। ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। ये अधिकार ऐसे हैं कि जो कि राज्य भी आपसे नहीं छीन सकता। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये आपके बेसिक राइट्स होते हैं, मूल अधिकार। अब आपका अधिकार जीने का है तो राज्य ये नहीं कह सकता कि इनको मार दो, ठीक है, या फिर इनको यहाँ पे जाने से रोक दो। तो कुछ आपके जो है आर्टिकल, जो आपका पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमने देखा था इसमें कि 25 पार्ट में बटा हुआ है, पहले 22 में था, अब ये कितना है 25 पार्ट में बटा हुआ है 448 आर्टिकल से। तो ये पार्ट 3 की बात करता है जिसमें आपके
आर्टिकल 12 से लेके 35 तक की बात होती है। तो इसमें आपके अधिकार क्या है इसमें डिफाइन कर रखे हैं, तो वो देखेंगे क्या है। वो आपका ये जो पार्ट है आप पढ़ेंगे नेक्स्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सेकंड में पढ़ेंगे आप, ये फंडामेंटल राइट्स वगैरह ये सब, ठीक है। तो ये अधिकार कुछ ऐसे बता रखे हैं कि इन अधिकारों को जो है ना आपका सरकार भी जो है नहीं छीन सकती। कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं, जैसे इमरजेंसी हो गई, तो इन कुछ मामलों में जो है कुछ कम हो जाएंगे आपका अधिकार, बट अदरवाइज जो है आपके ये बने रहेंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आपका कहता है, सिंपल सा है। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। क्या बात करता है? निर्देशक तत्व की बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करता है, ठीक है। अब देखिए, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ है तो उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि हम सब चीज़ जो वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते थे। कुछ चीज़ें हमें रोकनी पड़ी कि जिस हिसाब से सिचुएशन है अभी कुछ चीज़ों को हम लागू नहीं करते हैं, कुछ चीज़ों को हम बाद में लागू करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, वो कुछ चीज़ें जो थी उन्होंने जो है पार्ट 4 में डाल दी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक के वो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हम कहते हैं। तो वो सब चीज़ें जो है इन्होंने इसमें डाल दी कि अब भविष्य में अगर सरकार कोई भी कानून बनाती है तो हमने कुछ पॉइंट दे दिए हैं कि भाई ये रहा पॉइंट, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए या फिर इनको जो है फुलफिल करते हुए आप इनको अपने जो क्या करते हैं लॉ बनाएंगे, विधियाँ बनाएंगे। तो ये आपके निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। ये एकदम से कठोर रूप से ये जो है लागू नहीं होते हैं। ये राज्य को पता है कि अगर आपको लगता है सिचुएशन सही है तो आप इनके ऊपर लॉ निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि मतलब वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, है ना, किसी भी वर्ग का हो, सब पे जो है क्या हो, सामान्य रूप से कानून लागू हो। ऐसा ना हो कि इनके लिए इस पक्ष के लिए कानून अलग है और इस पक्ष के लिए कानून अलग है, हो तो सबके लिए एक ही हो। ये होता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्योंकि हमारा जो भारत का जो आपका स्ट्रक्चर देखते हैं, हम पॉपुलेशन का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है, कि यहाँ पे अब कई सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे ही धर्म के लोग आपको भारत में मिलेंगे और सबका ही क्या है व्यू हमारे लिए मायने रखता है, ठीक है। तो इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए यूसीसी है। उस टाइम पे सिचुएशन अलग थी, वहाँ पे लागू नहीं हो पाया था, बट अब क्या है यहाँ पे इसको लागू करने की बात हो रही है। ये आपका यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। जो आपका एनवायरमेंट का जो लॉ है, सारा एनवायरमेंटल लॉ, आपका वाटर एक्ट हो गया, आपका वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट हो गया, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट हो गया, आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फॉरेस्ट एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, बहुत सारे एक्ट हो गए। वो भी आपके क्या है यहीं से आपके निकल के आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अ फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। सिंपल सा समझते हैं इसमें, देखिए ये आपका हो गया सेंटर, मतलब केंद्र सरकार की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। ये हो गया आपका राज्य। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। भारत में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। तो पावर क्या है, सब में बांट दी कि भैया तुम अपनी पावर चलाओ, ठीक है, तुम अपनी पावर यूज करो, तुम अपनी पावर यूज करो, तुम अपनी पावर यूज करो, सबका, और तुम अपनी पावर यूज करो। अब ये पावर कैसे बटी हुई है, ये आपका जो है लिस्ट आती है कुछ, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। फेडरल लिस्ट कहते हैं आपका 246 आर्टिकल में आपको दिख जाएगी, और शेड्यूल 7 भी इसकी बात करता है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे हमने इसमें लिस्ट बांट रखी है। ये कहता है कि जो लिस्ट 1 में हमने कुछ मुद्दे दे रखे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी केंद्र सरकार इस पे कानून बनाएगी, ठीक है। हमने इसमें लिस्ट 2 दे रखी है, यहाँ पे कुछ मुद्दे हैं, यहाँ पे कौन बनाएगा, कानून बनाएगा, यहाँ पे जो आपका राज्य सरकार आपकी क्या बनेगी, इसमें कानून बनाएगी। एक आते हैं आपकी लिस्ट 3, जो की बात करती है यहाँ पे कुछ मुद्दे ऐसे हैं, इन मुद्दों पे आप केंद्र सरकार भी इसमें कानून बनाए और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, ठीक है। तो ऐसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कर रखा है इसमें, ठीक है। कहने को तो हमने, चलो इसको हम हटा दें कि इसमें दोनों ही सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, मतलब केंद्र सरकार भी काम कर रही है और राज्य सरकार भी इसमें काम
कर रही है, इसको हटा दें। अगर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 देखें तो यहाँ पे प्योर सेपरेशन ऑफ लॉ है ना, कि तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करता हूँ। बट यहाँ पे बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पे ये सारी शक्तियाँ, ये इन सब लिस्ट पे जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र के पास पहुँच जाता है। ठीक है, कहने को शक्तियाँ बटी हुई हैं राज्यों में भी, बट जैसी मौका मिला सारी शक्तियाँ भाग जाती हैं किसके पास, केंद्र के पास पहुँच जाती हैं। इमरजेंसी लगी तो जो तुम, सपोज मैं केंद्र हो गया और आप हो गए क्या, राज्य सरकार है, मेरा काम अलग है, आपका काम अलग है, मैं आपके जो है मुद्दों पे राज्य नहीं बना, मतलब कोई विधि नहीं बना सकता। जैसी कोई सिचुएशन बनी, जैसे कि आपका इमरजेंसी लगी, तो वहाँ पे क्या होगा, मैं आपके मुद्दों पे जो है कानून बना सकता हूँ। जैसे डिस्टर्बेंस हुआ, इंटरनेट डिस्टर्बेंस हुआ, मैं आपके जो है मुद्दे हैं उन पे कानून बना सकता हूँ मैं। तो कहने को तो पावर हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है आपको मेरे बीच में, बट जैसी सिचुएशन बनी वो सारी शक्ति आ जाएंगी मेरे पास। तो इसलिए कहा जाता है कि ये फेडरेशन है विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ठीक है, मजबूत केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाला संघ। ठीक है, कहने को पावर आपको और मेरे में बटी हुई है, बट जैसी सिचुएशन बनी वो सारी शक्तियां आ जाएंगी मेरे पास, है ना। जैसे कि आपका राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है स्टेट का, वो कौन अपॉइंट करता है, वो अपॉइंट करता है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहाँ पे किसका वो मेंबर है, वो आपका सेंटर का या फिर केंद्र का एक मेंबर है, और जो आपका गवर्नर है वो आपका राज्य का एक मेंबर है। तो राज्य के जो मेंबर है उसका हेड जो है वही केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जा रहा है, तो फिर कौन सी सेपरेशन ऑफ पावर, मेरी मर्जी में किसको भी बिठाऊं, मेरा आदमी बैठेगा। ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अडल्ट सफरेज। सिंपल सा बात करता है, आर्टिकल 326 में बता रखा है कि जो भी 18 ईयर से ऊपर होगा वो क्या होगा, सिटीजन वोट दे सकता है। ठीक है, ये आपका अडल्ट सफरेज है, मतलब वयस्क मताधिकार है ना। तो जो भी 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक पुरुष और महिला को विधायिका के लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, सिंपल सा है, आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी। An independent and impartial judiciary with the power of judicial review has been established under the Constitution of India. Impartial, ठीक है, जुडिशरी में कौन होता है, जज हो गया, न्यायपालिका हो गई। अब जज अगर पार्शलिटी करेगा या फिर पक्षपात करेगा कि भैया अच्छा ये मेरा रिलेटिव है तो मैं इसका पक्ष करूंगा, मैं उसको नहीं जानता तो मैं उसके खिलाफ मैं जजमेंट दूंगा, तो ये क्या है, गलत है, वो न्याय संगत नहीं होगा। ठीक है, वो आपका जुडिशियल नहीं होगा। तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, एक होता है जुडिशियल रिव्यू जिसको हम कहते हैं न्यायिक समीक्षा। ठीक है, अब ये क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू। अब आपने कोई कानून बना दिया, पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया, क्या वो सही है या गलत है, कहीं वो किसी के हित का वायलेशन तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो सब देने का काम किसका है, वो काम है जुडिशरी का। आपने देखा होगा कि जुडिशियल ने, जज ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, कोई निर्णय दिया और वहाँ पे इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। जैसे कि आपका अडल्ट्री था, है ना, तो वो क्या था, वो थोड़ा सा वायलेट कर रहा था फंडामेंटल राइट को। ठीक है, वो डिफ्रेंशिएशन कर रहा था मेल और फीमेल में, तो ऐसे लोगों का अगर उन्होंने शून्य कर दिया, आपका वॉइड कर दिया है, तो ये हो गया आपका जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि जो लॉ बना हुआ है अपना रिव्यू देना है कि क्या वो सही है या नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की हमारा संविधान बात करता है। बिसाइड्स इट प्लेज अनदर सफिशिएंट रोल टू डिटरमाइन लिमिट्स ऑफ पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो ये जो शक्तियां हैं उनको क्या उसको सीमित करने में भी हेल्प करता है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है देश के सुपीरियर बन गए हो, आप जैसे कि राष्ट्रपति हो, आप प्रधानमंत्री हो, तो आपके जो मर्जी चाहे वो करोगे। अगर आप अपनी लिमिट से बाहर निकलोगे, अपनी सीमाएं लांघोगे, तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है, वो आपको वापस खींच लाएगी, अपने दायरे में आओ और उस दायरे में कार्य करो। ठीक है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करता है। नेक्स्ट आता है अ सेकुलर स्टेट, एक पंथ निरपेक्ष राज्य। बात कर चुके हैं कि अगर राज्य के पास या फिर किसी के भी पास राज्य हो या फिर आपका न्यायपालिका हो, अगर आपके पास कोई मामला आता है या फिर आप कोई लॉ बना रहे हो जिसमें आपका रिलीजन इंक्लूड है, तो उसमें क्या है,
उसमें आप पक्षपात नहीं करोगे, आपके लिए दोनों ही पक्ष के रहेंगे, सेम रहेंगे। आपको ये नहीं देना कि अच्छा ये मेरे धर्म का है या फिर ये मेरी जात का है या फिर मेरी कास्ट का है या फिर मेरी क्लास का है तो मैं उसके फेवर में कानून बनाऊँ या फिर उसके फेवर में मैं जजमेंट दूँ। अगर मेरे पास जो है पक्षकार आए हैं तो मैं जो हूँ उनके जो है धर्म को या फिर उनकी जो है जातवाद को या फिर इस सब चीज़ों को मैं नज़रअंदाज करूँगा। मैं कोई उनका धर्म नहीं देखूँगा, मैं अपना कार्य करूँगा। ठीक है, ये हमारा सेकुलर स्टेट हमारा बनाता है। एक हमने केस देखा था, क्या नाम था उसका, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये कहता है हमारा जो सेकुलरिज्म है, जो हमारे संविधान की विशेषता है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल उसका ढांचे में वो एक मूल ढांचा है। ठीक है, ये वाली बात करता है। सिंगल सिटीजनशिप सिंपल सा है, आप किसके नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हैं। हम सब क्या हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं। तो ये सिंगल सिटीजनशिप है। क्या आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो क्या आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हो आप, तो क्या आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं? आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, बट आपकी नागरिकता किसकी है, आपकी नागरिकता है इंडिया की। अगर आप फॉर्म वगैरह या फिर कोई भी आप डॉक्यूमेंट भरते हैं, इसमें अपने क्रेडेंशियल्स भरते हैं, अपने बारे में भरते हैं, तो वहाँ पे नेशनलिटी लिखते हैं आप इंडियन। वहाँ पे आप नेशनलिटी क्या भरते हैं, आप भरते हैं इंडियन। ठीक है, आप ये नहीं भरते कि मैं मध्य प्रदेशी हूँ या फिर मैं उत्तर प्रदेशी हूँ, है ना, तो आप इंडियन है। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल सिटीजनशिप चलती है। अनलाइक अमेरिका, जो मैं बता चुका हूँ कि वहाँ पर आपको अमेरिका की भी सिटीजनशिप चाहिए होती है, प्लस आप किस कंट्री में रह रहे हैं आपको वहाँ की सिटीजनशिप भी चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का यहाँ पे प्रावधान है, प्रोविजंस है। आगे बढ़ते, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अब जहाँ पे अधिकार है वहाँ पे दायित्व भी तो होंगे, है ना। तो यही बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहता है कि आपको मूल अधिकार मिले, कुछ आपकी बेसिक्स आपके क्या है, आपके राइट्स हैं, तो आप उनको अपनाओ। ऐसे ही क्या कहता है बाद में, जैसे कि मैंने बताया था ना आपको एक कि पहले इसमें 22 पार्ट्स में बटा हुआ था, अब कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, अब ये 25 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो ये जो पार्ट बड़े हैं कैसे बड़े हैं, ये ऐसे बड़े हैं कि आपके पार्ट 3 में क्या था, फंडामेंटल राइट था, है ना। पार्ट 4 में आपका क्या है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। अब इनके बीच में एक पार्ट जुड़ा जिसको हम कहते हैं इसके बाद जुड़ा, DPSP के बाद जुड़ा पार्ट 4A। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कहता है। ठीक है, ये कहता है कि हर सिटीजन के पास जैसे आपकी मूल अधिकार है, ऐसे ही क्या है कुछ उसके मूल दायित्व हैं। ठीक है, तो हमको जैसे कि भाईचारा रखना चाहिए, हमको साइंटिफिक टेम्पर बनाना चाहिए, हमको जो है देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो ये सारी बातें क्या हैं, जो आपके बेसिक आपके जो कर्तव्य हैं ये आपको वो बताता है। ठीक है, जैसे एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो आपका पेरेंट्स के ऊपर जो लगाया गया वो आपका सब इसमें दे रखा है। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।